नमस्कार। दक्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने 10वीं क्लास की जो परीक्षा है, जैसे 30 जून को आपका एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए गणित की ऑनलाइन क्लासेज लगाने का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय में हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूरा टॉपिक हमने 3 वीडियो में पढ़ लिया था। अभी उसी सांख्यिकी टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायिकता। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूरा 4 अंक का टॉपिक है, जिसमें से 2 सवाल आपके 1-1 नंबर के आएंगे और 1-2 नंबर का सवाल आपके आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपने ध्यान लगाकर एक बार पूरी क्लास को देख लिया तो गारंटी मेरी है कि प्रायिकता का प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रायिकता आपको साथ साथ में नोट्स लिखने भी है, कॉपी और पेन आपको लेके बैठना है, क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं। वैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो आप कॉपी और पेन अपने साथ खुद के नोट्स है वो तैयार करते रहें। तो देखिए, प्रायिकता के अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रायिकता कि किसी भी प्रयोग, हम कोई भी प्रयोग करें, उस प्रयोग के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है, उन सभी घटनाओं के घटित होने की जो संभावनाएं हैं, उनके आंकिक मान को या संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी घटना, किसी भी प्रयोग में जितनी भी कुल घटनाएं होती है, उन सभी की संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो सिद्धांत उपयोग में लिया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता का सूत्र क्या है। सबसे पहले चलते हैं हम सूत्र की ओर। प्रायिकता को हम लिखते हैं, प्रायिकता का सूत्र आपके है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। देखिए, सूत्र से आपको ये बात ध्यान रखनी है, कुल परिणाम यानी हम किसी भी प्रयोग को कर रहे हैं, कोई एक प्रयोग कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, तो उसमें जितने भी परिणाम बन सकते हैं उनको हम कहेंगे कुल परिणाम। यानी कि यहाँ प्रायिकता में है, एक बात हमें यहाँ से नोट कर लेनी चाहिए कि प्रायिकता का जब भी हम संख्यात्मक रूप में मान निकालेंगे, तो उस मान में हमेशा हर के अंदर कुल परिणाम वो क्या होगा? बड़ा होगा। यानी आपका उत्तर हो सकता है 3/7, 2/8, 1/9। यानी कि अंश में संख्या छोटी होगी, हर में बड़ी होगी। कभी भी भूल से ऐसा तो कभी करना ही मत कि पड़ोसी की एग्जाम में कॉपी देख ली और उसमें लिखा हुआ है 7/3, तो ऐसी प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। यानी कि कुल परिणाम ज्यादा होते हैं और अनुकूल परिणाम कम होते हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए, जैसे इस सूत्र से हमें दिमाग में एक बात तो बिल्कुल बिठा देनी है। एक देखिए, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से निकलता है कि प्रायिकता का मान सदैव, डेली, नित्य, प्रतिदिन हमेशा क्या होता है? 0 व 1 के बीच होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इस पे पूरी प्रायिकता टिकी हुई है। देखिए, प्रायिकता का मान यानी अंकिक मान, जो भी हम अंश और हर में ज्ञात करेंगे, उसका जो मान आएगा वो यह आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। चाहे कोई भी प्रायिकता का प्रश्न हम करेंगे तो उसमें बात करेंगे 0 और 1 के बीच में कैसे आता है। अब देखिए, ये 0 और 1 कब आता है? यानी 0 आता है, इसका मतलब अंश में 0 आएगा और हर में कोई भी संख्या आएगी। और 1 का मतलब है कि अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम क्या होंगे? बराबर, तभी 1 मान आएगा। तो देखिए, ये कब आएगा? इसे क्या कहते हैं हम देखिए,
दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं आप कि अगर कोई प्रयोग में घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 होगी, जब वो क्या होगी, ऐसी कोई असंभव घटना, अगर हम बात करें असंभव की घटना की, जैसे हम बात करें कि सूर्य के नहीं उगने की प्रायिकता। अब सूर्य तो उगना ही उगना है, तो अब देखिए जैसे बात करें हम, जैसे एक सिक्के की बात करेंगे, जब एक सिक्के को उछालते हैं, एक सिक्के को जब उछालेंगे हम यादृच्छा रूप से रैंडमली, तो क्या होगा, सिक्का नीचे गिरेगा और उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम कहते हैं कि हेड और टेल दोनों नहीं आने की प्रायिकता। तो अब जब सिक्के को उछालेंगे तो वो क्या होगा, हेड और टेल में से कुछ न कुछ तो आएगा ही। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 0/2। तो अब देखिए आगे जब प्रश्न होगा तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि किसी भी प्रयोग के अंदर सभी घटनाएं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं का योग क्या होता है, सदैव क्या होता है, 1 होता है। ये बात। और इसका तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए अब ये तो हो गया, ये भी हम बात करेंगे जब कोई प्रश्न करेंगे उस समय ये आपको सिद्ध भी करेंगे इसको। अब तीसरा पॉइंट है कि किसी प्रयोग में प्रायिकता का घटना और प्रायिकता का नहीं घटना दोनों का योग क्या होता है, 1 होता है। यानी कि जैसे एक सिक्के के लिए बात करें कि किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड नहीं आने की प्रायिकता, दोनों की जब हम प्रायिकता निकालेंगे, दोनों का योग करेंगे तो वो सदैव क्या होगा, 1। जैसे हम एक पासे की बात करें तो पासे में हम क्या कहेंगे, जैसे पासे पे 1 से लगाकर 6 तक अंक लिखे हुए थे। आप जैसे सांप सीढ़ी, अभी जो लूडो गेम चल रहा है लूडो, उसमें आपने देखा होगा जो पासा डाइस, उसमें 1 से लगाकर 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं। उन अंकों में आपको क्या करना, जैसे आपको पूछा जाए कि एक पासे को उछालने पर 2 आने की प्रायिकता और एक है 2 नहीं आने की प्रायिकता, उन दोनों की प्रायिकताओं का जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका योगफल 1 आएगा। अब देखिए किसी घटना की प्रायिकता अगर आपके क्या हो रही है, 0, तो उसे हम नाम देंगे असंभव घटना, असंभव घटना। और किसी प्रायिकता, किसी प्रयोग की घटनाओं का मान, प्रायिकता का मान 1 आ रहा है, यानी वो कैसी घटना है, संभव या इसे निश्चित कहते हैं, निश्चित घटना, निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट प्रायिकता का। अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक की। देखिए एक एक टॉपिक लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सिक्के की। किसकी? सिक्के की। तो देखिए सिक्के में हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट है हमारा, एक सिक्के को उछालना। बिल्कुल आसान है, आपको बस कुल परिणाम निकालना, उसके बाद अनुकूल परिणाम। सबसे पहला काम आपको करना है कुल परिणाम निकालना। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो हम सबको पता है कि एक सिक्के को उछालने पर जो कुल परिणाम बनते हैं वो कितने बनते हैं। आप सभी को भी ध्यान होगा कि कुल परिणाम होते हैं हमारे 2। कौन कौन से? हेड और टेल। 2 परिणाम सिक्कों पे आते हैं। हेड को हम कहते हैं चित्त और टेल को कहते हैं पट। हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो
तो अब कुल परिणाम हो गया। अब इस पे देखिए एक सिक्के पे प्रश्न क्या क्या बनते हैं। एक सिक्के पे प्रश्न बन सकता है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता। दूसरी बात करते हैं हम हेड नहीं आने की प्रायिकता, और यह टेल आने की प्रायिकता, और ये बात करते हैं टेल नहीं आने की प्रायिकता। ये 4 प्रश्न हैं। अब देखिए 4 प्रश्न में हेड आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हमारे पास? 2। प्रश्न कुछ भी पूछे आपको कुल परिणाम तो लिखना ही है। हर में जो भिन्न है उसमें हर में आपको कुल परिणाम तो लिखना ही है। आपने लिख दिया कितना? 2। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम। अब ये अनुकूल परिणाम क्या होते हैं? प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होगा कि हेड आने की प्रायिकता, हेड नहीं आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, जैसे पासा है तो 2 आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि जो आपको जिसकी प्रायिकता पूछी जा रही है वो कुल परिणाम के अंदर कितनी बार है उसे हम अनुकूल परिणाम कहेंगे। तो यहाँ हेड आने की प्रायिकता, कुल परिणाम तो एक सिक्के को चला जा रहा मतलब 2 ही होंगे। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। तो अनुकूल परिणाम हमें चाहिए कि हेड आने की प्रायिकता, तो हमारे पास 2 परिणाम है, इसमें हेड कितनी बार है, कुल परिणाम के अंदर जिसका पूछा जा रहा है वो कितनी बार है। तो हेड यहाँ पे 1 बार दिख रहा है आपको, तो क्या हो गया 1/2। आपकी यही क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/2। अब देखिए 1/2 क्या होता है? अगर इसको आगे हम सरल, आपको परीक्षा में नहीं करना है, 0.5 यानी आधा, तो हमारी प्रायिकता क्या आ रही है? 0 व 1 के बीच आ रही है ना, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो इसमें कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तो वही है 2, कुल परिणाम 2 है, और यहां पूछा जा रहा है हेड नहीं आने की प्रायिकता। अब हेड नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या है कि इसमें हेड नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी स्थितियां बन रही है, परिणाम बन रहे हैं, उनको आपको लेना है। तो यहाँ पे हेड नहीं आना चाहिए, बाकी क्या आ सकता है यहाँ पे? टेल। अगर इसकी और स्थितियां होती तो उनको भी हम लेते। यहाँ पे टेल, तो टेल कितनी बार? हेड के अलावा जो भी है वो क्या आ गया? 1। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि टेल आना मतलब टेल 1 बार है और कुल परिणाम 2 है। टेल नहीं आने की मतलब कुल में 2 ही रहेगा, और टेल नहीं आना चाहिए तो टेल नहीं आएगा। बाकी अब क्या आ सकता है? हेड। तो ये क्या आ गया? 1/2। तो ये है एक सिक्के को उछालना। ये 4 टाइप के प्रश्न इसमें से बनते हैं। अब बात करते हैं हम एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। देखिए, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट के द्वारा मेरे को आप अवगत करवा दें। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब देखिए, बात करते हैं हम एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। यहां पे देखिए, अब हमारे पास 2 सिक्के बन गए। तो 2 सिक्के के अंदर कितनी प्रायिकता, कुल परिणाम कितने होंगे? देखिए, कुल परिणाम आपको ज्ञात करने हैं। तो एक सिक्का है तो कुल परिणाम कितनी होगी? 2 की घात 1 यानी कि
2 होगा। अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की घात 2, तो कितनी होगी 2 गुणा 2, कुल परिणाम कितने होंगे 4। अगर आपके पास 3 सिक्के हैं तो 2 की घात 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 सिक्कों की जब भी हम कुल परिणाम निकालेंगे 3 सिक्कों के लिए, तो कुल परिणाम कितने आएंगे 8 आएंगे। कितने आएंगे 8। अभी हम बात कर रहे हैं 2 सिक्कों के, तो कुल परिणाम कितना होगा 4 होगा। और 1 सिक्के की हमने बात की थी, उसमें हमारा कुल परिणाम कितना था 2 था। अब देखिए इसमें बात करते हैं हम कुल परिणाम की, तो जो इसमें कुल परिणाम होंगे वो होंगे हमारे 4। कितने होंगे 4। क्या क्या परिणाम होंगे देखिए, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। पहले सिक्के पर हेड आ गया, दूसरे पे क्या आ गया टेल। तीसरे सिक्के पे देखिए, पहले सिक्के पे हेड आ गया तीसरी बार, और दूसरे सिक्के पे क्या आ गया पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। और देखिए चौथी स्थिति में क्या होगा, दोनों सिक्कों पर टेल आ सकता है। अब 2 सिक्कों को आप एक साथ उछालेंगे तो या तो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा, एक सिक्के पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, पहले पे हेड पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और अंतिम स्थिति में या तो दोनों सिक्कों पे क्या आएगा टेल। इनके अलावा कोई भी स्थिति नहीं बनने वाली है। आप चाहे तो सिक्के को उछालकर 2 सिक्कों को उछालकर आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये पे कुल परिणाम कितने हो गए आपके 4 हो गए। और अब देखिए इसमें प्रश्न क्या बनते हैं। इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम, अब कुल परिणाम कितने, हमें पता है कि 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, कितने परिणाम है 4। कौन कौन से हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 हमारे क्या है परिणाम होंगे। अब हम बात करें अनुकूल परिणाम की बात करें, तो अनुकूल परिणाम क्या पूछा गया, देखिए हमें पूछा गया है कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, यानी कि दोनों सिक्कों पर हेड होना चाहिए। तो उस स्थिति को हम देखेंगे, दोनों सिक्कों पर हेड, दोनों सिक्कों पर हेड कितनी बार है, देखिए 1 बार है। यहाँ पे दोनों सिक्कों पर हेड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो केवल एक स्थिति ऐसी बन रही है, केवल एक स्थिति। तो हम क्या लिखेंगे 1। अब प्रायिकता के सूत्र में हम मान रख देते हैं, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो क्या आ जाएगा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम कितना 4। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 0.25, यानी प्रायिकता का मान हमारा अभी भी देखिए 0 और 1 के मध्य, कहीं भी 0 से ना तो कम जा रहा है ना 1 से अधिक जा रहा है, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुल परिणाम, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं कि कुल परिणाम को ऊपर लिख देते हैं, अनुकूल परिणाम को नीचे लिख देते हैं। तो ऐसा तो कभी भी लिखना भी नहीं है। कैसी भी प्रायिकता पूछ ले, हर के अंदर बड़ी संख्या आएगी, अंश के अंदर छोटी संख्या आएगी, या दोनों संख्याएं बराबर आएगी, और अंश का हो सकता है कभी कभी 0 आ जाए। असंभव घटना है तो अंश में क्या आएगा 0। ये विशेष रूप से आप तो ध्यान रखें, नोट कर लिया है। अब देखिए दोनों सिक्कों पर हेड आने की हो गई। अभी बात करते हैं हम दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता। अब दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता की हम बात करें तो क्या होगा, देखिए हमारा वही कुल परिणाम कितना, कुल परिणाम आपके है कितना 4। हेड हेड, हेड टेल,
टेल हेड और टेल हेड। अब बात करेंगे अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम की, तो अनुकूल परिणाम क्या पूछा गया आपसे? टेल आने की प्रायिकता। तो टेल दोनों सिक्कों पर, कितने सिक्कों पर? दोनों सिक्कों पर टेल आने। दोनों सिक्कों पर टेल कितनी बार है? एक बार। उसके अलावा दोनों सिक्कों पर टेल कभी नहीं आ सकता, यानी कि 1/4। यह आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आपसे देखिए एक प्रश्न पूछा जा सकता है नहीं आने की प्रायिकता, उसकी बात करते हैं। बिल्कुल आसान है, बस आप थोड़ा सा इसको, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा रिवर्स कर ले ताकि आप वापस समझ लें। दोनों सिक्कों पर टेल नहीं आने की परिणाम की कितने हैं? 4। हेड 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 टेल टेल हेड टेल और टेल। ये बन गई हमारी 4 स्थितियां। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम की तो क्या हो गया? देखिए टेल नहीं आने की प्रायिकता कितने सिक्कों पर? दोनों सिक्कों पर टेल नहीं होना चाहिए। दोनों सिक्कों पर टेल ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए फिर? जो भी शेष रह गया है वो सभी हो सकते हैं, यानी कि दोनों सिक्कों पर टेल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पूछा होता है दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, तो हम केवल ये स्थिति देखते हैं। अब नहीं पूछा है तो ये स्थिति हम नहीं लेंगे। तो बाकी कितनी स्थितियां बच रही है हमारे पास? 3। तो हम क्या लिखेंगे? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता आपकी हो जाएगी 3/4। अभी देखिए 3/4 कितना होता है? 0.75, यानी कि हमारी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में आ रही है। ये हमने दूसरी पॉइंट जो लिखा था, दूसरा पॉइंट की प्रायिकता का मान सदैव नित्य क्या होता है? 0 और 1 के मध्य रहता है। यानी कि जो हमारी प्रायिकता होती है वो क्या होती है? 0 और 1 के मध्य होती है, और 0 और 1 के बराबर भी हो सकती है। तो ये था दोनों सिक्कों पर। अब देखिए 2 सिक्कों की बात होगी। अब बात करते हैं हम 3 सिक्कों की। देखिए 2 सिक्कों तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे 3 सिक्कों की। कितने सिक्कों की? 3 सिक्कों की। तो देखिए 3 सिक्कों के अंदर हम देखेंगे 3 सिक्कों को उछालना या एक सिक्के को कितनी बार उछालना? 3 बार उछालना। देखिए यहाँ पे टॉपिक के हिसाब से हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो आपको किताब के प्रश्न करने की भी आवश्यकता नहीं है, और इसके अलावा जो भी प्रश्न बच जाएंगे किताब में वो भी हम कर लेंगे। अब देखिए 3 सिक्कों, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों के कुल परिणाम बनाने की। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताता हूं। अगर आपको कुल परिणाम बनाने हैं तो एक बार लिखना है ये एक सिक्के का हो गया, दूसरी बार लिखना है आपको एक सिक्के का, ये 2 सिक्के का हो गया। 3 सिक्के की बात कर रहे हैं, लिख दिया। अब देखिए इस पे ये दोनों, इस पे ये दोनों, इस पे ये दोनों, इस पे ये दोनों, इस पे ये 2 और इस पे भी ये 2। अब देखिए स्थितियां कैसे बनती है। अगर ऐसा आप बनाना सीख गए तो बिल्कुल आसान है कुल परिणाम बनाना। देखिए कुल परिणाम, प्रश्न चाहे कुछ भी हो, हमें कुल परिणाम पता होना चाहिए। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें पहले सबसे पहले
कोई भी घटना हो, कोई भी प्रयोग हो, उसमें क्या होगा, आपको कुल परिणाम निकालने आने चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहला परिणाम हमारे क्या आ सकता है, हेड, हेड और हेड, तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। अब ये हो गया हेड, हेड, टेल। बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, हेड, हेड और टेल, यानी दूसरी स्थिति आपको बन रही है हेड, हेड और टेल, यानी कि पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पे भी हेड और तीसरे पे टेल। अब देखिए हेड, टेल, हेड, बिल्कुल ध्यान से देखना कौन सा ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए हेड, टेल, हेड, हेड, टेल, हेड। चौथी स्थिति आपकी बन जाएगी हेड, टेल, टेल, हेड, टेल, टेल। ये आपकी 4 स्थितियां बन गई। कितनी बन गई? 4 स्थितियां। अब देखिए, चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल यहां समय खराब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आप यहां लिख सकते हैं हेड का उल्टा टेल, हेड का उल्टा टेल, हेड का उल्टा टेल। यहां लिख सकते हैं टेल, टेल और हेड, लिख दिया। यहां देखिए टेल, हेड का हो गया, टेल का हो गया हेड, हेड का हो गया टेल, टेल, हेड का हो गया टेल, हेड और हेड। ये 8 स्थितियां आपके सामने हैं। ये आपके कुल परिणाम है। अब प्रश्न देखिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, बात करते हैं हम, अब बात करता हूं मैं इनके प्रश्नों में, क्या क्या प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। देखिए, एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर हेड आने की, तीनों सिक्कों पर टेल आने की, प्रथम 2 सिक्कों पर टेल और तीसरे सिक्के पर क्या होना चाहिए, हेड आने की प्रायिकता, या तीनों सिक्कों पर हेड नहीं आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर टेल नहीं आने की प्रायिकता, या एकांतरक चित और पट या हेड या टेल आने की। एकांतरक का मतलब होता है एक छोड़ के एक। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता हम क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये लिख दिए। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम, इसकी करते हैं अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी कि तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर क्या होना चाहिए, हेड। तीनों सिक्कों पर हेड है, कितनी बार है, एकमात्र ऐसी स्थिति है जिसपे तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है। 7 स्थितियां ऐसी है जिसमें तीनों सिक्कों पर हेड नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी कि 1/8। ये आपका उत्तर जाएगा। अब इसमें ये पूछा जाए तीनों सिक्कों पर हेड नहीं आने की प्रायिकता, यहाँ पे केवल प्रश्न को इतना बदल दे, हेड नहीं आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर हेड नहीं, तो यहाँ कुल परिणाम तो 8 रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। अनुकूल परिणाम, यहाँ बिल्कुल परिवर्तन आएगा। देखिए, तीनों सिक्कों पर हेड नहीं आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो यहां बात करते हैं तीनों सिक्कों पर हेड नहीं होना चाहिए। इसमें तीनों सिक्कों पर हेड नहीं है, इस पे नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीनों सिक्कों पे हेड, इस पे भी तीनों सिक्कों पे हेड नहीं है, इस पे भी नहीं है और इस पे भी नहीं है। इस पे है तो इसको नहीं लेना है। प्रश्न में पूछा है हेड नहीं, यानी तीनों सिक्कों पर हेड नहीं। पहले पूछा था तीनों सिक्कों पर हेड, तब हमने ये स्थिति ले ली थी। अब पूछा है तीनों सिक्कों पर हेड नहीं, तो हम स्थितियां लेंगे ये। तो बिल्कुल
आसान आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये 7 स्थितियां होगी जिन पे तीनों सिक्कों पर हेड नहीं होगा। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 7। तो यहाँ प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 7/8। अभी देखिए, अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया और मैं कहता हूं कि आप अगर मेरी क्लास पूरी प्रायिकता की क्लास आपने देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बिना पेन और कॉपी के सीधे प्रश्न को देख के उसकी प्रायिकता को बताने लग जाएंगे। ये मुझे इतना विश्वास है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये 3 सिक्कों के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम पासे की। पासा, डाइस, जो पासा होता है उस पे क्या होता है? देखिए, पासा आप सभी ने देखा हुआ है। कई हो सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है, उसको यह हम बता देते हैं कि पासा क्या होता है। आप जब सांप सीढ़ी खेले होंगे तो ऐसा आपने एक पासे को उछाला होगा, डाइस को, उस पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे 6 फलक होते हैं। अब 6 पे क्या होते हैं? नंबरिंग लगी होती है 1 से लगाकर, या फिर डॉट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? डॉट। तो ये आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं एक पासे को उछालना। एक पासे को उछालना, और ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यानी कि पासे का सवाल लगभग परीक्षा में आना तय है, और ये आएगा भी अभी 2020 बोर्ड में। अब देखिए, जब पासे को उछालेंगे तो उस पे कुल परिणाम क्या होते हैं? कुल परिणाम 6 होते हैं। 6 कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुल परिणाम से तात्पर्य है कि एक पासे को जब उछालेंगे तो उसमें से क्या क्या आ सकता है, यानी कुल कितने परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं पासे पे, तो फेंकेंगे तो या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 7 कभी नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आएगा, 8 कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक पासे पे जो होता है, नॉर्मली जो पासा होता है वो 1 से लगाकर 6 तक अंक लिखे होते हैं। हो सकता है कभी ऐसे प्रश्न में एक विशेष प्रकार का पासा बना दे जिसमें आपको कह दे कि 3 की जगह 4 लिखा हुआ है, यानी कि 2 4 हो जाएंगे उसमें। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस पे 7 से लगाकर 11 तक, 12 तक, 13 तक संख्याएं लिखी हुई, अलग अलग विशेष प्रकार का पासा है जिसपे ABCDEF लिखा हुआ है, तो भी अलग सवाल बन सकता है। लेकिन सामान्य जनरली जो भी पासा होता है डाइस, उस पे 1 से लगाकर 6, और हमारे प्रश्न आएगा वो ऐसा ही आएगा। अगर विशेष प्रकार का होगा तो उसमें लिखा होगा, तो आप उसको बिल्कुल आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुल परिणाम है आपके 6। अब देखिए, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो आपके बनता है, देखिए, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। और दूसरा सवाल है विषम संख्या आने की प्रायिकता। और आपकी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। और ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं या अभाज्य संख्या को लेकर। और उसके बाद है आपकी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये 4 इंपोर्टेंट। उसके अलावा बहुत भी प्रश्न बन रहे हैं, वो भी हम करेंगे। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और 4 प्रश्न। ये 4 प्रश्न आपके बनते हैं। अब सम संख्या आने की प्रायिकता।
तो हमें पता है कि प्रायिकता होती है कुल परिणाम, और ऊपर आता है क्या, अनुकूल परिणाम। तो देखिए बाकी में मैं सूत्र सभी में नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको परीक्षा में सूत्र भी बिल्कुल जरूरी है लिखना। अब कुल परिणाम आप सभी को पता है कितने हैं, 6। पूछा गया सम संख्या आने की प्रायिकता, तो आपको सीधे कुल स्थितियों में जाना है जिसमें सम संख्या को देखना है। सम संख्या आपकी है 1, 2 और 3। 3 ऐसी संख्या है जो सम है, यानी कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो हमें केवल कुल परिणाम में से सम संख्याओं को देखना है। तो हमने देखा सम संख्याओं को, तो क्या आया, कितनी संख्या मिली हमें, 3। तो आपका उत्तर हो गया 3/6। इसको जब हम आगे सरल करेंगे तो आएगा 1/2। उसके बाद है विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता में बात करते हैं तो सूत्र वही रहेगा आपके, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और कुल परिणाम भी वही रहेंगे, कितने, 6। अब देखिए विषम संख्या, तो हमें कुल परिणाम में देखनी है विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3 और 5, यानी 1, 2 और 3। तो इसमें भी कितनी है, 3। इसको आगे जब सरल करेंगे तो कितना आएगा, 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 2 बार, 1/2। अब सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, वो करते हैं अभाज्य संख्या। बच्चों को पता नहीं होती है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जब भी आप अनुकूल परिणाम निकालें उसके बराबर में 3 लिखें। जैसे आप निकालेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने, 3। कौन कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे सम संख्या का पूछे तो अनुकूल परिणाम हो गए 2, 4, 6। जैसे पूछा आपको विषम का तो आप लिखेंगे 1, 3 और 5। ब्रैकेट में आप साथ में लिख देंगे 3 अनुकूल परिणाम ये बन रहे हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या आपके पास है 2, 3 और 5। 2, 3 और 5, ये कैसी संख्या है, ये तीनों संख्या आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अब यहां लिखेंगे 3/6, यानी 1/2, यानी कुल परिणाम 6 और अभाज्य संख्या कितनी है, 3 बराबर 1/2। अब बात करें भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो 2, 3 और 5 ये तो क्या है, भाज्य संख्या है। और यहां पे जो आपको 1 दिख रहा है, ये 1 क्या है, न तो भाज्य और न ही क्या है, अभाज्य। ये न तो भाज्य में गिना जाता है और न ही अभाज्य में। एक न्यूट्रल है बिल्कुल, इसको न भाज्य में लेते हैं न अभाज्य में। यानी कि भाज्य संख्या हमारे पास शेष रह गई, वो रह गई 4 और 6। ये क्या हो गई आपके, भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे कितनी भाज्य संख्या मिली हमें, 2/6, यानी 1/3। यानी प्रायिकताएं आ रही, देखिए 1/2, आधा 0 और 1 के बीच में, आधा 0 और 1 के बीच में, आधा 0 और 1 के बीच में, 1/3, यानी 33.33, 3। तो ये भी क्या है, 0 और 1 के मध्य है। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें।